अब चलते हैं हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की तरफ। ठीक है, अब 1900 के अंदर, सही, 1900 के अंदर जो है मैक्स प्लैंक ने वेव नेचर का एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया, सही है। और फिर इसके बाद जो हमारे पास वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो 5 साल बाद ही, यानी कि 1905 के अंदर ही पार्टिकल नेचर के लिए अगर एनर्जी मालूम करनी है तो उसका फॉर्मूला दे दिया, विच इज E इज इक्वल्स टू mc²। ठीक है, तो अब देखें, पार्टिकल नेचर एक अलग चीज़ होती है और वेव नेचर एक अलग चीज़ होती है। हमारी यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पार्टिकल नेचर भी रखती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वेव नेचर रखती हैं। अब जैसे कि हम पार्टिकल नेचर की बात करें तो हम, जैसे अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो हम जो है हम पार्टिकल नेचर रखते हैं, सही है। क्यों? क्योंकि हमें लोकेट करना आसान है, सही। जैसे कि अगर मैं जैसे अपने कमरे में खड़ा हूँ तो कोई अगर मुझे आके ढूंढेगा तो वो आराम से मेरी लोकेशन को मालूम कर सकता है, सही, क्योंकि मेरा पार्टिकल नेचर है, सही। लेकिन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेव नेचर हो जाता है, सही, तो फिर उसको लोकेट करना नामुमकिन हो जाएगा, यानी कि हम फिर उसको लोकेट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपके कमरे में जो रोशनी है वो कहां पर है, सही है, लाइट तो जल रही है, लाइट अपनी जगह पे है, लेकिन उसकी जो रोशनी है वो कहां पर है, तो आप बोलोगे भाई कमरे में हर जगह है, ऐसे ही बोलोगे ना। क्या आप उस कमरे के अंदर जो रोशनी है उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रोशनी हर जगह पे मौजूद है, तो इसलिए हम उसकी लोकेशन को मालूम नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी पार्टिकल नेचर रखता है तो उसकी लोकेशन मालूम की जा सकती है, लेकिन अगर कोई वेव नेचर रखता है तो उसकी लोकेशन को मालूम नहीं किया जाता, सही है, तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डी ब्रॉगली है, सही है, डी ब्रॉगली, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से देखें तो डी ब्रॉगली इन 1923 में इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, सही, हाइपोथेसिस जो कि थ्योरी से पहले का एक होता है ना, थ्योरी नहीं थी इनकी, एक हाइपोथेसिस थी, इनकी एक अजम्पशन थी जो कि इन्होंने पेश करी थी। और वो हाइपोथेसिस क्या थी? वो हाइपोथेसिस थी ऑल मैटर हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, सही। यानी कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं, जैसे कि मैंने तो आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल की एग्जांपल नहीं दी ना, मैंने पार्टिकल नेचर के लिए अपनी एग्जांपल ली है, मैं कोई माइक्रोस्कोपिक तो नहीं हूं ना, मुझे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे जो डी ब्रॉगली है, सही है, उन्होंने ये कहा कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और एज वेल एज वेव नेचर भी रखता है, सही। जबकि अभी हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था मैक्स प्लैंक और एल्बर्ट आइंस्टाइन को डिस्कस करते हुए कि हमारे पास इस यूनिवर्स में दो तरह के नेचर्स होते हैं, या तो पार्टिकल नेचर होगा या फिर वेव नेचर होगा। अगर किसी के पास पार्टिकल नेचर है तो वो वेव नहीं हो सकता, अगर कोई वेव है तो वो पार्टिकल नहीं हो सकता। लेकिन डी ब्रॉगली का मानना यह था कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर चले जाते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल लेवल पे चले जाते हैं, कहां तक कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल तक चले जाते हैं, सही, वो है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो अगर हम वहां तक चले जाते हैं तो वहां पे जो हमारे पास मैटर है, सही, उसके अंदर मौजूद जो भी हमारे पास मैटर होगा वो सारे के सारा जो है वो पार्टिकल नेचर भी रख सकता है और वेव नेचर भी रख सकता है, सही। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मौजूद है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो वो उसका जो है पार्टिकल नेचर भी हो सकता है और उसका जो है वेव नेचर भी हो सकता है, सही। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, जैसे कि बॉल, अब मैं बॉल की एग्जांपल दूं तो बॉल एक पार्टिकल, सही है, उसके लोकेशन को तो हम मालूम कर सकते हैं ना। तो अगर मैं उसको जो है वो थ्रो करता हूं तो वो किस तरीके से थ्रो होगी, इन अ लीनियर फॉर्म के अंदर। ऐसे तो नहीं ना मैं थ्रो करूंगा जैसे भी शोएब अख्तर ने बॉल कराई, अब बॉल जो है ऐसे 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 करती हुई जा रही है, वेव बनाती हुई जा रही है, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो बॉल जो है वो क्या जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जाती है, ठीक है ना। तो चूंकि उसका पार्टिकल नेचर है इसलिए वो लीनियर जो है ट्रांजिशन परफॉर्म करती है। बट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेव नेचर होता है तो वो क्या फॉर्म करती हैं, साइनसोइडल वेव्स फॉर्म करती हैं, सही। क्या फॉर्म करती हैं, साइनसोइडल वेव्स फॉर्म करती हैं, सही। जैसे कि आपकी जो लाइट कमरे के अंदर लगी हुई है तो उस लाइट से निकलने वाली जो रेज हैं, सही, अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखें तो उन वेव्स के अंदर आपको ये पैटर्न्स नजर आएंगे, सही, कि भाई वहां पे जो वेव्स हैं
वो इस तरीके से साइनसोइडल वेव्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रही होंगी, मूव कर रही होंगी, बिकॉज लाइट हैज वेव नेचर। लेकिन अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, ठीक है, वो वेव्स नहीं बनाती, सही। तो यहाँ पे जो क्या नाम है डी ब्रॉगली है, अगर हम इनकी अजम्पशन को लेते हैं तो अभी तक जो चीज हमने पढ़ी थी, सही है, कि भाई हमारे पास जो नील बॉहर है उसका जो मानना था कि भाई हमारे पास जो शेल्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ होते हैं, वो क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ। तो फिर वो चीज क्या हो जाएगी, खत्म। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्रॉगली के मुकाबले में वेव नेचर भी रखेगा ना, वो क्या रखेगा, वेव नेचर भी रखेगा। तो वेव तो भाई इस तरीके से स्ट्रेटली मूव नहीं करती, सही है, वो तो वेव्स की सूरत में मूव करती है। तो अगर मैं नील बॉहर में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को देखता हूं तो नील बॉहर का इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेगा, सही है। लेकिन अगर मैं डी ब्रॉगली की अजम्पशन लेता हूं तो डी ब्रॉगली का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से मूव करेगा, सही है। वेव्स की सूरत के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, सही। तो डी ब्रॉगली के अगर हम अजम्पशन यानी कि डी ब्रॉगली की अगर हाइपोथेसिस को फॉलो करते हैं कि भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर रखता है, तो फिर वो न्यूक्लियस के अराउंड हमें कुछ इस तरीके से ये जो आपको क्या नाम है वेव्स की सूरत में जो शेल्स नजर आ रहे हैं, सही है। तो फिर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है अगर हम डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो भाई यहां तक आपको समझ में आ गया कि भाई डी ब्रॉगली क्या कहना चाह रहा है भाई, ऑल मैटर हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नील बॉहर के मुताबिक जो सर्कुलर मूव कर रहा था, बल्कि वो सर्कुलर मूव नहीं करेगा, बल्कि कैसे मूव करेगा, इस तरीके से वेव फॉर्म के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो ये एक नई चीज आ गई ना एटॉमिक मॉडल के अंदर, एक नई चीज आ गई कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो मोशन, अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि वो सीधा होता है, अब वो डी ब्रॉगली ने बोल दिया वो सीधा नहीं होता भाई, वो कैसा होता है, वेव्स की सूरत में होता है, बिकॉज ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल वो वेव फॉर्म के अंदर मूव कर रहा होता है। और वेव कभी भी सीधी मूव नहीं करती, बल्कि कैसी मूव करती है, इस तरीके से जिगजैग 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 यानी कि साइनसोइडल वेव्स के अंदर मूव करती हैं, ठीक है भाई। तो यहां तक हमारे पास हो गया भाई डी ब्रॉगली का जो मेजरली आइडिया है वो हमारे पास यहाँ पे क्लियर अप हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो डी ब्रॉगली है, चूंकि इसने ये बात कही कि भाई हमारे पास जो जो हमारे पास यहाँ पे क्या नाम है, हाँ, लहरों की तनाश है, वेरी गुड, सही। हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल है यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो भी पार्टिकल्स होंगे, सही है, तो वो सॉरी मैटर होंगे, वो पार्टिकल नेचर भी रखेंगे और क्या रखेंगे भाई, वेव नेचर भी रखेंगे ना। तो अगर वो पार्टिकल नेचर रखते हैं तो आइंस्टाइन के मुताबिक मार्कर कहां से आ गया ये, सही। आइंस्टाइन के मुताबिक फिर हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू mc²। किसके लिए भाई, पार्टिकल नेचर के लिए। और वेव की एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जो कि हमें मैक्स प्लैंक ने दिया था, E इज इक्वल्स टू hf यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब यहां पे हमारे पास क्या है, सही। अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये पार्टिकल के लिए है, ये फॉर्मूला जो है वो वेव के लिए है। अब जब डी ब्रॉगली ने बोला कि भाई वो पार्टिकल भी रखता है और वेव भी रखता है, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि भाई इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम क्या करा सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं। अब कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि अगर दो इक्वेशंस की एक साइड सेम है, जैसे कि इसकी साइड E है और इसकी साइड भी E है, यानी कि एनर्जी, तो हम इसको अगर रिलेट करवाएंगे तो इनकी जो अनइक्वल साइड है वो आपस में बराबर हो जाएंगी, सही है, क्योंकि E बराबर है mc² के और E बराबर है hf के। तो इसका मतलब ये है कि भाई hf जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, mc² के। इसको हमने क्या कर लिया भाई, इसको हमने यहाँ पे कंपेयर करा लिया, सही है। अच्छा, तो ये हमारे पास ये जो एक रिलेशन है ये वेव नेचर का और ये पार्टिकल नेचर का, ये हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली के मुताबिक, क्योंकि दोनों एक वक्त में होते हैं, तो इसलिए हमने इन दोनों को क्या करा दिया भाई, रिलेट करवा दिया, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो हमारे पास H यहाँ पे नजर आ रहा है,
सही है, ये यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, सही है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे ये क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। तो h यहाँ पे आके क्या हो गया भाई, हमारे पास डिवाइड हो गया। और ये क्या भाई, हमारे पास mc स्क्वायर है ना, सही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई m, और यहाँ पे हमारे पास c। अब c का मतलब क्या होता है भाई, c का मतलब होता है स्पीड। और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, v से रिप्रेजेंट करते हैं ना भाई, स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ना भाई, v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो c स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, v स्क्वायर, ठीक है। अब h तो इधर आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, f बचा ना, तो यहाँ पे सिर्फ f आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है भाई, v का स्क्वायर है। v का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे v जो है वो हमारे पास कितनी बार है भाई, 2 बार है। v कितनी बार है भाई, 2 बार है। तो इसमें से एक v को जो है वो हम इधर यानी कि f के नीचे लेकर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, f अपॉन ये 2v में से एक v जो है इधर यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास m और v, एक v इधर आ जाएगा, यानी कि 2v में से एक v इधर डिवाइड हो गया और एक v को हम इधर ही रखते हैं, और ये हमारे पास जो है वो h एज इट इज आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये बन रहा है f ओवर v। अब हमें ये देखना भाई f ओवर v जो है ये किसका फॉर्मूला होता है, सही है। तो अब अच्छा पहले एक चीज और कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई ये जो f ओवर v है ना, सही है, इसको हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं, सही है, इसको हम क्या कर देते हैं भाई, रेसिप्रोकेट। तो अगर हम f ओवर v को रेसिप्रोकेट करेंगे तो v ऊपर आ जाएगा, सही है, और f जो है वो नीचे आ जाएगा। और अगर हम एक साइड को रेसिप्रोकेट करेंगे तो फिर दूसरी साइड भी अल्टीमेटली खुद ब खुद क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी h ओवर m v, सही है। अब मैंने आपने पूछा था कि भाई ये जो v ओवर f है ये क्या होता है, तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज समझाई थी, सही है, क्या नाम है, इस डेरिवेशन के स्टार्ट में, अब वो काम आएगी भाई। मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था, v इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, f लैम्डा। तो अगर f यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आइए क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v अपॉन f इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला है कि v ओवर f जो है, v ओवर f जो है ये किसके बराबर हो रहा है भाई, लैम्डा के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे v ओवर f की जगह पे हम क्या लिख देंगे, लैम्डा लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास h अपॉन m v जो है ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जब मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम समझाया था, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था भाई मोमेंटम जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, और इसका फॉर्मूला होता है भाई mv। तो यहाँ पे जो mv है, सही, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है भाई, मास इंटू वेलोसिटी यानी कि mv की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, p आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेवलेंथ, सही, फॉर द वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग इन अ ऑर्बिट। तो ये हमारे पास जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ कहलाती है क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सही है। तो ये जो हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला बनाया है लैम्डा, ये क्या कहलाएगी हमारे पास यहाँ पे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाएगी, ठीक है भाई। तो इसके फॉर्मूले इसी के नाम के ऊपर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इस डेरिवेशन को जल्दी से एक दफा देख लीजिए, और इसके किसी भी स्टेप के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लें, सही है। एक दफा और रिव्यू करवा दूंगा मैं, ठीक है। और कोई इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, रिव्यू तो मैं करा दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। ओके, सही है, सही है, ठीक है, ओके, ठीक है, सही है, सही है। तो बस अब मैं रिव्यू करवा रहा हूँ एक दफ़ा, तो फिर इसको देख ले, फिर इससे आगे जो है वो हम मूव करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब यहाँ पे भाई ये चीज़ तो हमने पढ़ ली थी कि भाई कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर कोई भी मैटर मौजूद होता है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है, ये बात हमने पढ़ ली थी। अब अगर किसी भी चीज़ का पार्टिकल नेचर होता है तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। और अगर किसी भी चीज़ का वेव नेचर होता है तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक उसका जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू hf, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्या नाम है, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को फॉलो करते हैं, सही है। तो अगर कोई मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर भी रख रहा है और वेव नेचर भी रख रहा है, तो हम यहाँ पे इन दोनों एनर्जी के फॉर्मूले को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। अब कंबाइन करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो इक्वेशन की कोई भी एक साइड अगर सेम हो तो उसको हम कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करने के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे पास अनइक्वल साइड है जैसे कि mc स्क्वायर और hf, इन दोनों को हम यहाँ पे आमने सामने इक्वल करके जो है वो यहाँ पे हम लिख देंगे, सही है। तो हमने यहाँ पे जो है वो hf इज इक्वल टू mc स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये जो h है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। तो इधर आके क्या हो जाएगा भाई, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ
F रह जाएगा। ओके, और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि भाई C, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि भाई C का मतलब क्या होता है, स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और स्पीड को हम फिजिक्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया कि भाई c की जगह पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे v रख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, v स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। अब यहाँ पे v स्क्वायर का मतलब ये था कि यहाँ पे v जो है वो कितनी बार है भाई, 2 बार है। v कितनी बार है, 2 बार। तो एक v को सही मैं इधर ही छोड़ देता हूं और दूसरे v को मैं यहाँ पे क्या करा देता हूं, डिवाइड करा देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास f अपॉन v, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास mv अपॉन h, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया तो इसको हमने करा लिया रेसिप्रोकेट, सही, यानी कि f अब नीचे चले गया, v ऊपर आ गया, सही है, v ऊपर आ गया, f नीचे चले गया। और अगर मैं एक साइड को रेसिप्रोकेट कराऊंगा तो दूसरी साइड भी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी। तो h ऊपर आ जाएगा और mv जो है वो नीचे चले जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम ये देखेंगे कि भाई v अपॉन f जो है वो किसके बराबर है। तो इसके लिए मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर ये फॉर्मूला बनवा दिया था, और फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो यहाँ पे जो f है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आइए क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, लैम्डा, सही है। तो ये जो हमारे पास v अपॉन f है ये किसके बराबर आ रहा है भाई, लैम्डा के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास v अपॉन f की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा आ जाएगा, सही है। बाकी h हमारे पास एज इट इज, mv एज इट इज। अब लास्ट जो हमारी इतवार को क्लास हुई थी तो उसके अंदर मैंने लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया था। तो लीनियर मोमेंटम का मैंने आपको बताया था भाई, लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, और इसका फॉर्मूला होता है mv, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। अब जैसे ही हम यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में देखते हैं तो हमें भी यहाँ पे mv लिखा हुआ नजर आता है। तो हम यहाँ पे mv की जगह पे क्या लिख देते हैं, p, यानी कि लीनियर मोमेंटम। तो h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सही है, क्योंकि ये इसी की डेरिवेशन से लिया गया है, तो इसी के नाम के ऊपर है, इसको हम बोलेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है भाई, हो गए। तो बता दे भाई जल्दी से, हाँ उमर, अब भाई अब ये सवाल हुआ ना भाई, सही है। तो ये पूछे थे भाई कि भाई सी की जगह पे वी क्यों आया। तो भाई सी जो है, सही, अभी मैंने पिछली स्लाइड के अंदर बताया था कि भाई सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सी चूंकि स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्पीड का सिंबल जो है वो फिजिक्स में आप पढ़ते हो ना, फिजिक्स में स्पीड का सिंबल क्या होता है बेटा उमर, वी होता है। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने c की जगह पे क्या लिख दिया था, v लिख दिया था। तो यहाँ पे c स्क्वायर जो है वो किसके क्या हो गया भाई, v स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक और कोई मसला भाई, इसके अलावा और कोई मसला, स्क्रीनशॉट ले ले भाई आयान जल्दी से, शाबाश। ओके भाई, सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये इसके जो डेरिवेशन पार्ट भी है वो भी हमारे पास जो है वो मुकम्मल हो गया है, सही है। और आप लोगों ने बता दीजिए कि भाई आपको बात क्लियर हो गई है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस थी उसकी एक मेजर जो क्या नाम है बोलते भाई स्टेटमेंट, वो भी हमारी क्लियर हो गई, इसकी डेरिवेशन भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है, अच्छा ये तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना ही लिया, सही है, कि भाई ये जो h ओवर सॉरी क्या नाम है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h ओवर p जो है ये हमारे पास क्या कहलाती है भाई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाती है, सही। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे ये बात बता भी दी है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अब डी ब्रॉगली के जो फाइनल वर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, a light or any other electromagnetic waves can also exhibit the property of particle. Similarly, a particle should also exhibit the property of wave. यानी कि वही बात है, सही है, कि भाई अगर हमारे पास लाइट या फिर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सही है, तो वो हमारे पास जो है वो पार्टिकल नेचर भी रखेगा, और इसके साथ साथ वो वेव नेचर भी एग्जिबिट करेगा, वेव नेचर भी रखेगा, सही है। और ये जो दोनों नेचर्स हैं ये दोनों आपस में हमारे पास क्या होती हैं, इंटरचेंजेबल होती हैं, सही है। यानी कि अगर कोई मैटर इन दोनों नेचर्स को रखता है, सही है, तो वो वेव नेचर से पार्टिकल नेचर में भी जा सकता है, और वो पार्टिकल नेचर से वेव नेचर के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों जो स्टेट्स हैं, सही, वो क्या होती हैं, इंटरचेंजेबल होती हैं। लेकिन ध्यान में रहे कि ये तमाम चीजें जो हैं वो हमारे पास कहाँ पे होती हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर होती हैं, सही है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से बाहर आते हैं तो कोई भी मैटर ऐसा नहीं है जो कि वेव नेचर भी रखता हो और पार्टिकल नेचर भी रखता हो। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो ऐसा कोई भी जो है वो क्या नाम है वो मौजूद नहीं है, सही है, मैटर। ठीक है बेटा,
तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपके क्लियर हो गई। जैसे समाओ बिल्कुल सेम पिछले वाले की ही तरह है, बस यहाँ पे थोड़ी वर्डिंग्स को उसने एलेबोरेट किया है। ठीक है, तो जल्दी से बता दें इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से शाबाश। अब जितने बच्चे हैं ना सब बता दें क्योंकि टॉपिक हो गया ख़त्म। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले जल्दी से बता दें भाई। ठीक है, आजिब भी बता दें, आलिश भाई भी बता दें, आशिफ भी बता दें, और असलम भी बता दें, और फातिमा भी बता दें, आयान भी बता दें। आयान ने बता दिया, अच्छा ठीक है, ओके सही है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक जो है मुकम्मल हो गया, डी ब्रॉगली हो गया है ख़त्म। ठीक है ना, तो एक थोड़ा सा एक हल्का सा, क्योंकि ये मॉडर्न है ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ये टिपिकल चीज़ थी, समझाने में थोड़ी मेहनत लगती है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना,